हाय गाइस, तो हम इस सीरीज़ में अपना अगला स्कीम करेंगे और इस वीडियो में ट्राई करूँगा मैं कि जितने स्कीम्स बचे हैं इस डॉक्यूमेंट में उसको कवर कर लूँगा। एक और डॉक्यूमेंट है मेरा नोट्स का, ये पार्ट 1 चल रहा है अभी। तो ये 15 पेजेस का था, 2 वीडियोस बन चुके हैं, तीसरा वीडियो है ये, इसमें रिमेनिंग स्कीम्स कवर हो जाने चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ये NRLM स्कीम जो है वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार अभियान जो था हमारा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रूरल लिवलीहुड को वो भी प्रमोट करता था, उसको रीस्ट्रक्चर किया गया है इनटू NRLM। तो एक कमेटी बनाई गई थी, प्रोफेसर राधा कृष्णा कमेटी, कमेटी ऑन क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज अंडर SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर राधा कृष्णा। उनके रिकमेंडेशन पे ही ये NRLM बना इन 2011। फाइन। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज़ द नोडल मिनिस्ट्री. दिस स्कीम was established in the year, this scheme was launched in the year 2011. This is implemented through state rural livelihood mission. बेसिकली हमें रूरल एरिया में लिवलीहुड एवेन्यूज़ जनरेट करना है, खासतौर पे महिलाओं का, और उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में लेकर के आना है। वो साथ में आए, मिल करके 10 लोग 20 लोग एक साथ इकट्ठा काम करें, लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी तलाश करें और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इन्वॉल्व हो सके, और इस तरह से पॉवर्टी भी दूर होगा और उनकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज़ होगी। तो यही बेसिकली मकसद था 2011 के इस स्कीम में, जिसको फाइनली 2015 में मर्ज कर दिया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना में। एक और स्कीम है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, 2013 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स नोडल मिनिस्ट्री उसकी। ये 2011 का है, NRLM मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नोडल मिनिस्ट्री। दोनों स्कीम को मर्ज कर दिया गया 2015 में। तो 2011 वाला स्कीम 2013 वाला स्कीम मर्ज होकर 2015 में दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन कहलाता है, पहला कंपोनेंट, और दूसरा नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन कहलाता है। हाँ, एक NRLM, दूसरा NULM, दो कंपोनेंट है। DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना का 2015 में दोनों को मर्ज किया गया। दोनों का मिनिस्ट्री अलग अलग है, मकसद एक ही है, एरिया अलग अलग है कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में लिवलीहुड जनरेशन करना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो स्टेट लेवल पे स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन होता है, उसके थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पॉवर्टी को कम करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। 2013 में इसी स्कीम के अंतर्गत एक टेक्निकल आर्म बनाया गया मिशन का, जो नेशनल रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी कहलाया है। ये ऑटोनॉमस सोसाइटी है जो प्रोफेशनल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है मिशन को। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाएं हैं उनको ट्रेन किया जाता है एज कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जैसे कि कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीमा सखी, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी। तो ये सारे अलग अलग एरियाज़ में, जैसे एग्रीकल्चर एरिया में, एनिमल हस्बेंड्री में, बैंकिंग के फील्ड में, इंश्योरेंस के फील्ड में, वो अपने अपने सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उसी से रिलेवेंट उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। जैसे बैंक के कोई स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है, ग्राउंड लेवल पे क्रेडिट पहुंचाना है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन करना है, तो ये सारे लोगों को डिप्लॉय किया जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे और वो अवेयरनेस प्रोग्राम या फिर सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, वो डोर स्टेप लेवल तक पहुंचाएंगी। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को उनको CRPs के तौर पर ट्रेन किया जाता है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ये हम बात कर रहे हैं सारा NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का। तो इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन एम्पावर होंगी, उनमें अवेयरनेस जनरेशन करना है डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, एजुकेशन को लेके, सैनिटेशन को लेके। इसके अलावा स्कीम में प्रोविजन है एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं का होगा उनको फॉर्मल क्रेडिट मिलेगा, लिवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बहुत सारे इंटाइटलमेंट्स मिलेंगे, पब्लिक सर्विसेज मिलेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन है बाई 2024। यहाँ पे कन्फ्यूज़न है थोड़ा, यहाँ पे देख लीजिए, ये टारगेट है कि यूनिवर्स सैचुरेट कर देना हमें, तो यहाँ पे देख लीजिए 2024 तक। कहीं पे मेरे को 2025 भी दिखा था। तो बाई 2024 सारे पुअर हाउस होल्ड को कवर कर लेना है इस स्कीम के अंतर्गत। पुअर का आइडेंटिफिकेशन स्कीम में कैसे होता है, ACCC 2011 के थ्रू अ मेथड कॉल्ड PIP, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। फंडिंग NRLM की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो 60-40, 90-10-100-0। और इसमें कुछ रिजर्वेशन के प्रोविज़न है। SC ST हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में कम से कम 50% होने चाहिए, माइनॉरिटीज़ 15%, 50, 15 और 3% PWDs, और हर हाउस होल्ड में से कम एक महिला तो हो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर हो। और ब्लॉक लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एट द ब्लॉक लेवल। एक ब्लॉक में 13,500 हाउस होल्ड, पुअर हाउस होल्ड को कवर किया जाता है। फाइन,
लेट्स मूव फर्दर। और इसमें क्या है, हमने ये कमेटी देख लिया, ये प्रोफेसर राधाकृष्ण कमेटी। इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर जो है वो 4 टियर है। नेशनल लेवल पे हमने देखा कि नेशनल रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी था। स्टेट लेवल पे स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशंस के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, और ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट। तो इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है डिफरेंट लेवल। तो 4 टियर स्ट्रक्चर है, आप एक तरह से याद रख सकते हैं। नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल है। फिर इसमें टारगेट था कि सारे ब्लॉक को हमें कवर करना है। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन इज़ बीइंग डन एट द ब्लॉक लेवल। तो 2019 तक कवर किया गया था। स्कीम कब था लॉन्च हुआ था? 2011 में। 2019 तक सारे ब्लॉक्स को कवर कर लेना था, सारे हाउस होल्ड तक कवर कर लेना 2025 तक। तो आप चीज़ें याद रखें मेरे हिसाब से। 2025 आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे को भी करेक्ट कीजिएगा कि क्या सही है इसमें। 2025 है या 2024 है सैचुरेशन का पीरियड, मतलब सारे यूनिवर्सल कवरेज कर लेना है हमें बाई 2024 और 2025। यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है, ठीक है। 2025 ही चलो याद रखते हैं। टू मोबिलाइज मोर देन 80 मिलियन पुअर वुमेन इनटू ओवर 7 पॉइंट। तो दिस 80 मिलियन इज इम्पॉर्टेंट, दिस 80 मिलियन इज इम्पॉर्टेंट, फाइन। तो हमें 80 मिलियन पुअर वुमेन को मोबिलाइज करना, दिस इज द टारगेट। 80 million is 8 crore. So how many members are there in one self-help group? 10 to 20 members. This is only women self-help group with 10 to 20 women members in the self-help group. But there are certain special or exclusive self-help group with not just women members but also men members who are PWDs, elder or transgender. Even they are covered under this is scheme of NRLM for the formation of self-help group. And in that case यहाँ पे जो 10 to 20 मेंबर्स था वो नॉर्मल एरियाज़ के लिए था, और ये 5 जो है ना वो हिली और डिजर्ट एरिया के लिए। मतलब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में अंडर NRLM स्कीम 10 to 20 मेंबर्स होंगे इन जनरल, और अगर डिफ़िकल्ट टेरेन है, डेजर्ट एरिया, हिली एरिया है, तो 5 मेंबर्स होंगे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में। 5 सूत्र होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में जितने मेंबर्स होते हैं उनको रेगुलर लेवल पे मीटिंग करना है, सेविंग्स करना है रेगुलरली इंटरनल लेंडिंग करना है। कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है वो तो आपको पता ही होगा कि वो मिल करके काम करते हैं। मेंबर्स एक दूसरे को लेंडिंग करते हैं और उससे जो इंटरेस्ट आता है वो अर्न करते हैं। फिर रिकवरी भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा जिनको पैसे दिए उनसे रिकवर भी करना है। तो रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर लेंडिंग, रेगुलर रिकवरी, एंड फाइनली जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको मेंटेन करना है, फाइन। Then we have funding aspect of this scheme. So there is a revolving fund, very important. Per self-help group, minimum of 10,000 to 15,000 is provided under revolving fund. Okay. Then there is community investment fund. This fund provides core financial support to self-help group so that they can advance loans to their own members for different socio-economic activities. So this is for community. This is the community investment fund under which maximum 2.5 lakh is provided to each self-help group. Fine. Then there are certain other lending norms from a financial institution. A self-help group can avail loan collateral free without any margin up to 10 lakh rupees. Fine. So the first thing was revolving fund of 10,000 to 15,000 per self-help group. Second thing was community investment fund for internal lending. For this 2.5 lakh was provided. And the third was lending norm to self-help group under which up to 10 lakh rupees is provided to every self-help group without collateral, without any margin requirement. Fine. Then we have two different categories of districts in which the scheme of NRLM is to be implemented. So those districts which are backward, so those 250 districts would be covered first, and then the remaining districts would be covered. Very important, the interest subvention provided under the scheme is 3%. Those availing loan under the scheme, all the self-help groups availing loan under the under this scheme
up to 10 lakh rupees from the financial institution can avail this interest subvention facility up to 3% in case they are prompt payee. Fine. Anything remains in this scheme? Yes. Certain thing was there in the news related to this scheme. There was a gender samvad initiative being carried out by the Ministry of Rural Development to promote day NRLM with respect to day NRLM. Fine. Then there is an app called Saksham app by Ministry of Rural Development, which is used by the community resource persons. We have discussed what community resource person under day NRLM is. So these community resource persons actually use the Saksham app. Saksham is like empowerment. So they are basically empowered using this app, which has been developed by the Ministry of Rural Development, to know the penetration of financial services to self-help groups. Finally, we have Flipkart and Ministry of Rural Development signing an MOU under day NRLM. This was also in news. So we are done with this scheme. Let's move to another scheme now. Fine. So this is स्वच्छ भारत मिशन. कितना देर हो गया भाई? 11 मिनट में डिटेल में कवर कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि पूछ रहे हैं वो, और मेंस में पूछ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो एक बार मेहनत कर लें, ये याद रहेगा चीज़ें. सो डोंट वरी अबाउट द टाइमिंग. और 10 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होता है एक स्कीम पे. ठीक है, वी आर डूइंग गुड. लेट्स कवर द रिमेनिंग स्कीम्स. वी हैव स्वच्छ भारत मिशन, which was basically a restructured form of Nirmal Bharat Abhiyan launched in the year 2009. The Swachh Bharat Mission was launched on 2nd of October 2014 from New Delhi, Rajghat. Target was to achieve the status of ODF by 2nd of October 2019, that is the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, that is Clean India Swachh Bharat Abhiyan by 2019. So this is a fact from the news that between 2014 and 19, almost 9 crore toilets were built under the Swachh Bharat Mission. The Swachh Bharat Mission has been implemented under 2 phases till October 2019. Yes, we achieved the target, ODF status, and 2020 to 20, then the phase 2 of this scheme is being implemented now from 2020-21 till 2024-25. Fine. Then which such sustainable development goals do we achieve by this scheme? SDG 6. Remember this one, SDG 6. Why there was a need of such scheme? According to 2011 census, only 34% Indians had access to toilet. So this was so dismally low that the government had to come out with this scheme of cleaning India, scheme of making India open defecation free. What are the components under the scheme? We have basically 2 components, Swachh Bharat Mission Urban and Swachh Bharat Mission Gramin. And within Urban and Gramin, we have 2 different phases, Swachh Bharat Mission Urban phase 1 and phase 2. Similarly, Swachh Bharat Mission Rural phase 1 and phase 2. So let's cover urban part first. Swachh Bharat Mission Urban 1.0. Target was, in the first phase of Swachh Bharat Mission Urban, elimination of open defecation. No one should be found defecating in the open. Then pour flush toilet facility, elimination of manual scavenging, solid waste management, and behavioral change. It was to be covered in all the statutory towns in the span of 5 years, that is till 2019. How many household was to be covered? 1.04 crore household. How many community toilets were to be built? 2.5 lakh. And number of public toilets to be built? 2.6 lakh. And in this community toilet, 65,000 cost in the form of financial assistance was given. For individual toilets, Government of India 4,000 rupees, state 1,333 rupees, and for North Eastern states 400. मतलब ये कंट्रीब्यूशन थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेट के और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के. टारगेट यहाँ से याद रख लें और कम्युनिटी टॉयलेट का याद रख लें 65,000 रुपीज़. और ये आई डोंट थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल टॉयलेट के लिए, क्या, क्योंकि ये 1.0 है, 2.0 वाला इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए. फिर भी लेट्स मूव फर्दर. हाँ, अब ये कम्युनिटी टॉयलेट में कम्युनिटी का भी शेयर है. आई डोंट थिंक कि इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है. लेट्स मूव फर्दर टू स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0. दिस वन.
all cities should be garbage free. And the most important thing in the phase 2 of Swachh Bharat Mission Urban was grey and black water management. That is basically what we call as this was the new component here, wastewater treatment. In the Swachh Bharat Mission Urban 1.0, it was basically about attaining the status of ODF. And now moving further, it's not just about ODF, it's also about treatment of wastewater. So grey and black water management was the target in the Swachh Bharat Mission Urban 2.0. That is, achieve the status of ODF plus in all the urban local bodies, achieve the status of ODF plus in all those urban local bodies where population is less than 1 lakh, and in all such urban local bodies with less than 1 lakh population, 50% of them should be water plus, should achieve the status of water plus. Fine. So 50% of them should achieve the status of water plus. So in the urban 2.0, SBM urban 2.0, we had the target of ODF plus as well as water plus. Source segregation of solid waste, 3 R's. What is reduce, reuse and recycle? See, these things can be used in your answer writing as well. So what are the 3 R's? Reduce, reuse and recycle. Now very important, how much crore has been allocated in the second phase of Swachh Bharat Mission Urban 2.0, spanning a period of 5 years from 2021-22 to 2025-26. 1,41,600 करोड़, 1,41,600 करोड़ रुपए दिया जा रहा है 2021-22 से 25-26 तक. फंड शेयरिंग इन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इज डिपेंडेंट अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी. अगर ज़्यादा आबादी है मिलियन प्लस तो 1/4 सेंट्रल गवर्नमेंट देगा. आबादी 1 लाख से 10 लाख के बीच है 1/3. 1 लाख से कम है तो 1/2. तो 1/4, 1/3, 1/2. Million plus 1 to 10 lakh, less than 1 lakh. This is the fund sharing, and the remaining is other part, obviously state government को होगा. UTs without legislature 100:0. UTs with legislature, everywhere we find UTs के लिए 90:10, यहाँ पर 80:20 है, याद रखिएगा. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट is one of the new component in this, and it is to be continued till 2026. Very important, we have covered Swachh Bharat Mission Urban, both the phases. Now let's move to the Swachh Bharat Mission Gramin phase 1. This was again launched in the year 2014, 2nd of October, to achieve the status of ODF in 5 years. Coverage was BPL, every BPL household, APL, only those who belong to SC/ST category, and small and marginal farmers, and PWDs. So these were the target beneficiaries under Swachh Bharat Mission Gramin. So those APL belonging to general category was not eligible under this, because they were expected to be having toilet facility. Big farmers, no, they were even not eligible, because they neither belong to BPL category nor they had land holding less than 2 hectares. So they were not eligible. So everyone was entitled under it? No. There was a certain category of beneficiaries. I repeat, those beneficiaries were all BPL, those APL belonging to SC/ST, small and marginal farmers, and PWDs. For every individual household latrine, 12,000 rupees was provided, with the cost sharing between center and states at 60:40 ratio and 90:10 ratio. Fine. And this 12,000 is divided between 60 in the ratio of 60:40 between center and state. ये इतना घुस के नहीं पूछने वाला वो आपसे. तो 12,000 याद रखें आप. कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस के लिए 60:40 होता है. 40 में से 30 और 10 कर देंगे. 10 पार्ट कम्युनिटी का होना चाहिए, बिकॉज कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा, तब वो उनको ओन करेंगे और उसको प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, इसलिए कम्युनिटी का कंसेप्ट लाया जाता है. तो 60:40 है यहाँ पर. 60:30:10 का शेयरिंग हो कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस में. और भी क्या कंपोनेंट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 1.0 के? सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फंड शेयरिंग 60:40. अब हम फेज़ 2 में आ जाते हैं. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 ये 2020 में लॉन्च किया गया. इसमें 1,40,881 करोड़ 1,40,881 करोड़ दिया गया है संपूर्ण स्वच्छता के लिए. यहाँ पर 20-21 से 24-25 है. वहाँ पर 1,41
1,41,000 करोड़ दिया गया था, यहाँ पर 1,40,000 करोड़ है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 में जो ड्यूरेशन था वो 21-22 से शुरू हो रहा था 25-26 तक, यहाँ पर 20-21 से शुरू हो रहा है 24-25 तक। यहाँ पर हमें जो सेकेंड फेज़ है ग्रामीण का, ODF तो हमने अचीव कर लिया, उसको अब सस्टेन करना है। मतलब ऐसा नहीं कि दोबारा लोग ओपन डेफिकेशन शुरू करते हैं, तो उसको सस्टेन करना, मतलब बिहेवियरल चेंज पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक एडिशन किया गया, मतलब आप ODF से ODF प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन में सेम अभी भी वही प्रोविज़न है कि 12,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन ये जो कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस था उसका नाम बदल करके कम्युनिटी मैनेज सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस कर दिया गया है, जिसमें असिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर दिया गया फ्रॉम 2 लाख टू 3 लाख। मतलब एक कम्युनिटी मैनेज सैनिटरी कॉम्प्लेक्स के लिए 3 लाख रुपये असिस्टेंस मिलेगा। और इसमें जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसमें से 30% उसका जो एक्सपेंस होगा वो कहाँ से आएगा, 15th फाइनेंस कमीशन से। 70% एक्सपेंस आएगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्कीम के एलोकेशन से। फिर IEC और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 5% का एक्सपेंस आएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 1% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगा, हमने ये कवर किया। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 30% 15th फाइनेंस कमीशन और 70% खर्चा स्कीम से। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्कीम में 15th फाइनेंस कमीशन ने 50% अपने फंड्स टाइड फंड के तौर पर रखा। टाइड मतलब कि कंडीशनल, आप ये करेंगे आपका आउटकम आएगा, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 15th फाइनेंस कमीशन ने किसी स्कीम में, जो रूरल लोकल बॉडी के लिए स्कीम है, उसमें 50% फंड टाइड फंड की तरह एलोकेट किया। स्कीम हो गया हमारा ख़त्म। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आई डोंट थिंक रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, याद हो गई हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण देख लेते हैं, अभी लेटेस्ट वाला नहीं आया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 इज़ येट टू बी आउट, हमारे पास 2021 का है। इसमें ये देख लेते हैं कौन निकालता है, कब से आ रहा है, 2016 से आ रहा है। कौन निकालता है, महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। अर्बन एरिया के लिए कौन कंडक्ट करता है सर्वे, महुआ। रूरल एरिया के कौन कंडक्ट करता है सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया असेसमेंट कैरी आउट करता है। स्वच्छ कितने पैरामीटर्स पे बेस्ड हैं, 6 पैरामीटर्स पर। 2021 में बेस्ट सिटी विथ मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन इंदौर था। बेस्ट गंगा टाउन वाराणसी था। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट अहमदाबाद। फिर क्लीनेस्ट स्टेट छत्तीसगढ़ विथ मोर देन 100 ULBs एंड विथ लेस देन 100 ULBs झारखंड बेस्ट था। और 2022 का जो सेंसस स्वच्छ सर्वेक्षण आ रहा है उसमें पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल की रैंकिंग इंट्रोड्यूस करी गई है और 2 नए पॉपुलेशन कैटेगरीज लाए गए हैं, एक 15,000 से कम वाले और दूसरा 15 से 25,000 वाले। ये डिज़ाइन किया गया विद पीपल फर्स्ट फिलॉसफी और नया इंडिकेटर स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंजेस में लाया गया है। तो ये स्कीम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया गया है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फ़ेज़ 2 2026 और 2025 तक, अर्बन वाला 26 तक, रूरल वाला 25 तक है। और 1,41,000 करोड़ और 1,40,000 करोड़ दोनों का रेस्पेक्टिव एलोकेशन है, अर्बन और रूरल वाला। फंड शेयरिंग अगर शहर की बात होगी तो आप पॉपुलेशन पे आ जाएंगे कि पॉपुलेशन कितनी है शहर की, उस हिसाब से 1/4, 1/3 या 1/2 होगा। वहीं ग्रामीण में ये फ्लैट 60:40 होगा। टारगेट्स आपको ध्यान में रखना है, जो फ़ेज़ 1 है उसमें ODF अचीव करना है और फ़ेज़ 2 में ODF के अलावा ODF प्लस, वाटर प्लस, ODF प्लस प्लस अचीव करना है। और ग्रामीण में फ़ेज़ 2 में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम ODF टू ODF सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में मूव करना है फ्रॉम फ़ेज़ 1 टू फ़ेज़ 2। 12,000 रुपये याद रखना है। और कितने हाउस होल्ड को कवर करना है, 1.04 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करना है। और इधर हाउस होल्ड का संख्या नहीं दिया है, ठीक है। 1.04 करोड़ हाउस होल्ड कवर करना था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 1.0 में। और एज सच मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है इम्पॉर्टेंट, हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं यहाँ पे। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम है हमारा जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। दिस इज़ नॉट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दिस इज़ नॉट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। In fact, there is Ministry of Housing and Urban Affairs because recently, very recently, Jal Jeevan Mission Urban was also launched in the budget.
एंड दिस वॉज बाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फाइन, तो पहले हम पढ़ लेते जल जीवन मिशन के अंतर्गत टारगेट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे टारगेट, कितना पानी पहुँचाना है, कब तक पहुँचाना है। ये स्कीम लॉन्च किया गया था 2019 में। 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना है एट द रेट ऑफ 55 LPCD, यानी कि लीटर पर कैपिटा पर डे। वहीं अर्बन वाले में ये 135 LPCD है, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। ये है टारगेट, और सवाल पूछेगा मैक्सिमम यहीं से। आगे बढ़ते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कितना होना चाहिए पानी अवेलेबल हर व्यक्ति के पास हर दिन। 50 से 100 लीटर पर कैपिटा पर डे के आसपास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। 2011 सेंसस के हिसाब से हमारे पास कितना पानी अवेलेबल था, 1545 मीटर क्यूब एवरेज। विलेज एक्शन प्लान इसमें बनाना है कि विलेज लेवल पे कैसे पानी पहुंचाना है। उसके लिए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, वाटर डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लिए विलेज एक्शन प्लान करना है। ये प्लान ग्राम पंचायत प्रिपेयर करेगा, या तो पानी समिति, या तो यूज़र ग्रुप, या तो विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी। और इसको अप्रूव कौन करेगा, ग्राम सभा। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम सभा विथ 80% मेजॉरिटी। मतलब जो विलेज एक्शन प्लान अंडर जल जीवन मिशन हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा विथ 80% मेजॉरिटी। 4 टियर इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म होंगे। नेशनल लेवल पे NJJM, नेशनल जल जीवन मिशन। स्टेट लेवल पे स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन। और ग्राउंड लेवल पे ग्राम पंचायत और उसकी सब कमिटीज़, जिसमें 10 से 12 या 15 मेंबर होंगे। जिसमें ये जो सब कमेटी है, जो ग्राउंड लेवल पे ग्राम पंचायत बनेगा, उसमें महिलाएं आधा होनी चाहिए। 50% ऑफ देम शुड बी वुमेन। 25% should be elected members of panchayat and 25% should be belonging to SC/ST category. So this is Jal Jeevan Mission. The most important points were by 2024 55 LPCD हमें कवर करना है। लॉन्च हुआ था 2019 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फंड शेयरिंग इज अगेन इम्पॉर्टेंट विच वी लेफ्ट। 50:50 का है। क्यों 50-50 है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बराबर बराबर, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उनके यहाँ लोगों के पास रूरल एरियाज़ में फ्रेश वाटर अवेलेबल हो, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो। इसीलिए 50-50, बिकॉज दिस इज equally important for both the central and state governments. So 50-50. Why I am emphasizing it? Because in most of the centrally sponsored scheme you will find fund sharing in the form of 60:40. Here in Jal Jeevan Mission it is 50:50. Fine, let's move further. Because community participation is important here, therefore community has to contribute either in cash or in kind और इन द फॉर्म ऑफ लेबर। मतलब काम कर दो या फिर काम के इक्विवेलेंट पैसा, या तो पैसा दे दो या तो पैसे के इक्विवेलेंट काम कर दो। ग्राम पंचायत और उसकी सब कमेटी कंट्रीब्यूट करेगी 10% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। अगर ये डिफ़िकल्ट एरिया नॉर्थ ईस्ट एरिया में है तो 5% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। रिमेंबर दिस वेरी थिंग, ठीक है। तो कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए, 10%, दिस वन। और नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में 5% का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन आइदर इन कैश, काइंड और लेबर। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एटलीस्ट 80% हाउस होल्ड इज प्री रिक्विजिट। मतलब पूरा विलेज मिल करके ये डिसाइड कर रहा है कि हाँ हमें इस स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूट करना है, इसलिए 80% का प्रोविज़न रखा गया। दैट इज मोस्ट ऑफ देम शुड पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम। तो ये स्कीम हो गया हमारा रूरल वाला पार्ट। अर्बन वाला पार्ट वेरी रिसेंटली इस बजट में अनाउंस किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के नोडल मिनिस्ट्री है। अब जहाँ भी अर्बन वाला पार्ट आ गया, अगेन फंड शेयरिंग डिपेंड करेगा शहर पे। शहर की आबादी 10 लाख से ज़्यादा, मिलियन प्लस पॉपुलेशन, 1/4, 1 से 10 लाख की आबादी 1/3, 1 लाख से कम की आबादी 1/2। यूनियन टेरिटरीज 100%, नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स 90%। फंड को 3 ट्रांचेज में दिया जाएगा जल जीवन मिशन अर्बन में, स्टार्टिंग विथ 20s to 40s to 40 हो गया हमारा। लेकिन अभी और बाकी है भाई। राष्ट्रीय जल जीवन कोष कंट्रीब्यूशन फ्रॉम CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो राष्ट्रीय
जल जीवन कोष बनेगा और ये फर्दर जल जीवन मिशन अर्बन को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प होगा। इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा फ्रॉम CSR। टोटल आउटले इस स्कीम का रखा गया 2,87,000 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2,87,000 करोड़, जिसमें से मैक्सिमम वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 93% प्रोवाइड किया जाएगा, 5% सपोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए और 2% वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए। ये जो 2,87,000 करोड़ पैसा है उसमें से 10,000 करोड़ ऑलरेडी जो अमृत मिशन को दिया गया है उसको भी काउंट करके बताया जा रहा है, बिकॉज उसमें भी अमृत मिशन में भी वाटर का प्रावधान है कि वाटर, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए। ये 500 शहरों में, जो 500 अमृत शहर हैं। गोवा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट विथ 100% FHTC. Punjab and Tamil Nadu, the first states where every school has got the tap water supply. Now we are done with the Jal Jeevan Mission. There is a similar scheme called Atal Bhujal Yojana, which was launched the same year when Jal Jeevan Mission was launched, that is 2019, by the same ministry, that is Ministry of Jal Shakti. This is not a centrally sponsored scheme, this is a central sector scheme. 100% would be contributed by the Government of India. The total allocation was 6,000 crore, जिसमें से 50% फंड करेगा वर्ल्ड बैंक। फाइन, इसमें करना क्या है? पानी पहुंचाना नहीं, ग्राउंड वाटर को मैनेज करना यूजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू वाटर यूज एसोसिएशंस। ग्राउंड लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे वाटर यूज़र एसोसिएशंस बनाए जाएंगे और वो काम करेंगे ग्राउंड वाटर को सस्टेनेबल मैनेजमेंट करने का। ये सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेट्स के लिए जहाँ पर पानी की किल्लत होती है। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. So these are the 7 states where this Atal Bhujal Yojana is being implemented, funded by World Bank on a 50-50 basis with the total outlay of 6,000 crore, central sector scheme by Ministry of Jal Shakti in 2019. There is a concept of water user association in this scheme as well. So we are done with this scheme. Moving further, अगला स्कीम कौन सा है? ये बहुत बड़ा है भाई, चलो करते हैं. नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. अब देखो, हमारे पास एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज था जो 2008 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत 8 नेशनल मिशंस थे. 2008 NAPCC 8 नेशनल मिशंस: नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर a green India, national mission for sustainable agriculture. This is what we will be studying now. National mission for sustainable agriculture and national mission on strategic knowledge for climate change. So these are the 8 different national missions launched as a part of National Action Plan on Climate Change. One of them was National Mission for Sustainable Agriculture, which is the scheme which we are going to discuss now. So this was launched by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare as a part of NAPCC 2008. Fine. So this is part of NAPCC. There is a note here, or actually few notes. Indian agriculture is 60% rain-fed, accounting for 40% of total food production. So it's very important that we develop our rain-fed areas, and there comes the mission, National Mission on Sustainable Agriculture. The National Mission on Sustainable Agriculture has been operational from the year 2014-15, though it was a part of National Action Plan on Climate Change, but it actually became operational from 2014, the year Modi government came in power. 2014-15 onwards it came into implementation stage, operational stage. Fine. Again note that there is an atlas on vulnerability of Indian agriculture to climate change. This atlas has been prepared by CREDA, that is headquartered in Hyderabad. Fine. Central Research Institute for Dryland Agriculture, Hyderabad. Atlas on Vulnerability of Indian Agriculture to Climate Change. There are 4 major components under the scheme. Rainfed area development, number 1 component. Number 2 is on-farm water management. Number 3 is soil health management. And number 4 is this one. Climate change and sustainable agriculture monitoring, modeling and networking. Climate change and sustainable agriculture monitoring, modeling and networking. So
there are 4 major subcomponents under it. We will discuss all these subcomponents one by one. Starting with the first component, rainfed area development, which was launched in 2014. This is based on watershed plus framework. Basically, rainfed area development is about developing the rainfed areas. What are rainfed areas? Rainfed areas are those areas where irrigation facility is not available, where agriculture is monsoon dependent, rainfall dependent. Therefore, they are called as rainfed area. So all these areas have to be developed under the scheme of National Mission on Sustainable Agriculture using Integrated Farming System IFS, using cluster approach, where every cluster will be more than 100 hectare parcel of land, and at least 25% of the area of a cluster should be under on-farm water management component, which is the second component which we'll discuss. Then to each family under rainfed area development subcomponent, रुपीज़ लेस देन 1 लाख रुपीज़ वाले जो भी फैमिली है जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और वैसे फैमिलीज़ को जिनका लैंड होल्डिंग साइज 2 हेक्टेयर से कम का, यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की बात की जा रही है. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. पहला कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, बस. दूसरा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, बस. इसमें सपोर्ट किया जाता है हर फैमिली को विद फार्म साइज लेस देन 5 हेक्टेयर. यहाँ पे ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट हमें वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है बाय ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन. ये होता है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है. द सेकंड कंपोनेंट. थर्ड कंपोनेंट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट. सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, इसमें भी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ करना है, सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी को प्रमोट करना है. 2014 में ये भी आया था. याद रखें कि हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है जिसको बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग. ये गाज़ियाबाद में लोकेटेड है. सॉइल टेस्टिंग लैब का भी प्रोविज़न है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट में. ऑन एन एवरेज हर 10 गांव पे एक सॉइल टेस्टिंग लैब होना चाहिए. पता नहीं है कि नहीं है, आई डोंट नो. सॉइल टेस्टिंग किट, हर सॉइल टेस्टिंग किट के लिए 15,000 रुपये का असिस्टेंस दिया जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ द थर्ड कंपोनेंट एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कि हर 10 गांव पे एक सॉइल टेस्टिंग लैब का प्रोविज़न है. हर किट पे 15,000 रुपया, हर सॉइल टेस्टिंग किट पे 15,000 रुपया का असिस्टेंस दिया जाएगा. फाइन. 3 कंपोनेंट हो गए. अब मूव करते हैं हम फोर्थ कंपोनेंट पे. फोर्थ कंपोनेंट ये देखो मेरे को उतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है. फोर्थ कंपोनेंट पे आते हैं क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, मॉडलिंग एंड नेटवर्किंग. यहाँ पे 16% ST होना चाहिए, 8% ST होना चाहिए, 50% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होना चाहिए. बेसिकली क्लाइमेट चेंज से हमें रेजिलियंस डेवलप करना है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रखना है. इसके लिए मॉनिटरिंग, मॉडलिंग और नेटवर्किंग का ये कंपोनेंट है विद इन द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्कीम. तो ये 4 तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए. उसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के अंतर्गत, जैसे कि सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री. हमारे पास एक नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है. इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी पूछेगा, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 का है. सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री विच इज़ बेसिकली ए स्कीम ओनली, ये 2016 का है. तो नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी इज़ ऑफ 2014 व्हाइल सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ ऑफ 2016. एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, यानी कि हर मेड़ पर पेड़. आपने अपने खेत में क्रॉप लगाया है और उसके मेड़ पर पेड़ लगा दिया, दिस इज़ हर मेड़ पर पेड़, दिस इज़ एग्रो फॉरेस्ट्री. फाइन. यहाँ पर फंड शेयरिंग 60:40 का है. CRIAF इज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्रो फॉरेस्ट्री से जुड़ा हुआ एकमात्र इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट, झांसी उत्तर प्रदेश में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. झांसी उत्तर प्रदेश में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री. फाइन. नाउ अदर कंपोनेंट्स under the National Mission for Sustainable Agriculture include National Bamboo Mission, which was basically launched in the year 2006. Fine, 2006 as a centrally sponsored scheme. We have Indian Forest Act 1927 का ये act है. The National Bamboo Mission was basically subsumed under the Mission for Integrated Development of Horticulture in 2014, and it continued till 2015-16. And again in 2018 we see that
बैम्बू मिशन वॉज रीस्ट्रक्चर्ड, तो 2006 का जो लॉन्च किया गया था वो रीस्ट्रक्चर हुआ 2018 में ना, रीस्ट्रक्चर्ड बैम्बू मिशन के तौर पे। हब स्पोक मॉडल पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है जो कि इंडस्ट्री रिलेवेंट होगा। क्लस्टर अप्रोच हम फॉलो करेंगे। आप याद रखें कि 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2017 में जाके अमेंड हुआ, और इसी 2017 के अमेंडमेंट के थ्रू जो डेफिनेशन ऑफ ट्री होता है उस डेफिनेशन से बैम्बू को हटा दिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2017 का अमेंडमेंट। बैम्बू को हम ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कल्टिवेटर ऑफ बैम्बू इन द वर्ल्ड ओनली आफ्टर चाइना। फाइन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। कब लॉन्च किया गया है? 2006 में, रीस्ट्रक्चर हुआ 2018 में। 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, 2017 में अमेंड किया गया, बस। और ये जान लेना। एक और है निकरा, नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। व्हाट इज सी इन निकरा? तो क्लाइमेट है, इस तरह का सवाल बन सकता है एक्रोनिम से। 2011 में लॉन्च किया आईसीएआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसको फंड प्रोवाइड करती है। फिर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये 2015 का स्कीम है। नॉर्थ ईस्ट के लिए ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट बूस्ट करना है। सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट है, 30% बजट महिलाओं के लिए जाना चाहिए सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करने के लिए। फिर अगला कंपोनेंट है स्लूसी, यानी कि सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया, 1958 का है, जस्ट हैव अ लुक एट इट, मैंने डिटेल में कुछ नहीं लिखा है। नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, NRAA, ये 2006 में बना है। नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी 2006 में बना है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, याद रखिएगा। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, NCOF, 2004 का है, ये 2004 में बना है। और एक है सेंट्रल फर्टिलाइज़र क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये फरीदाबाद में है। ठीक है, तो ये भी हमारा कवर हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम 2 स्कीम्स करेंगे यहाँ पे, परंपरागत कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना और भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति एक जैसा सिमिलर स्कीम है, तो इसको पहले दोनों को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये परंपरागत कृषि विकास योजना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 2015 टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी इन एन इको फ्रेंडली मैनर। परंपरागत इज व्हाट? ट्रेडिशनल। कृषि इज व्हाट? एग्रीकल्चर। विकास इज व्हाट? ग्रोथ। मतलब हमें ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चरल ग्रोथ करना है। सो दिस इज परंपरागत कृषि विकास योजना 2015, याद रखना। ये लॉन्च किया गया है परंपरागत कृषि विकास योजना नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत। एक सब कंपोनेंट हमने पढ़ा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, उसी सब कंपोनेंट के अंतर्गत लॉन्च किया गया है परंपरागत कृषि विकास योजना। PGS यानी कि पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम अप्रोच है, जिसके थ्रू ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है PGS के थ्रू। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में फंड शेयरिंग 60-40-90-10 का होगा। परंपरागत कृषि विकास योजना में 30% बजट जो है वुमेन के लिए जाना है। क्लस्टर अप्रोच हम फॉलो करेंगे और हर क्लस्टर 20 हेक्टेयर एरिया का होगा या फिर 50 एकड़ का होगा। हर 3 साल पे PGS सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है और 3 साल लग जाते हैं किसी भी फील्ड को ऑर्गेनिक फील्ड में कन्वर्ट होने में, और PGS सर्टिफिकेशन फिर मिलता है 3 साल के बाद। हर क्लस्टर में कम से कम 65% फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होने चाहिए। अब क्या असिस्टेंस दिया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत? PGS सर्टिफिकेशन के लिए ऑलमोस्ट 15 लाख रुपीज़, 14.95 लाख रुपीज़ पर क्लस्टर। मैन्योर मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट हार्वेस्टिंग के लिए 10 लाख रुपए पर क्लस्टर, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम हेयर। पर हेक्टेयर फॉर एवरी 3 ईयर 50,000 रुपीज़ इज़ प्रोवाइडेड। अगर इसको पर एकड़ की बात करें तो 20,000 रुपये, और मैक्सिमम असिस्टेंस बस 1 हेक्टेयर ज़मीन के लिए दिया जाएगा। तो हर 1 हेक्टेयर ज़मीन पे हर किसान को हर 3 साल पे 50,000 रुपये की सहायता, ताकि आप परंपरागत कृषि करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। वही पर एकड़ में 20,000 रुपये, पर हेक्टेयर में 50,000 रुपये। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये 50,000 रुपये में से 62% यानी कि 31,000 रुपये खर्चा करना है किस चीज़ पे? ऑर्गेनिक इनपुट्स पे।
ऑर्गेनिक इनपुट्स पे फाइन। किस पे? ऑर्गेनिक इनपुट्स पे। तो हमने परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करना, ये नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट है। पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम इसका की अप्रोच है, 60-40 फंडिंग, 30% बजट वुमेन के लिए, क्लस्टर अप्रोच, बी सेक्टर का, हर बी सेक्टर का एक क्लस्टर होगा या फिर 50 एकड़ का एक क्लस्टर होगा, हर 3 साल पे पीजीएस सर्टिफिकेशन, 65% क्लस्टर में जो बेनिफिशियरीज होंगे वो फार्मर्स होंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल। पीजीएस सर्टिफिकेशन में कितना पैसा दिया जाता है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट, 50,000 रुपया पर हेक्टेयर फॉर एवरी 3 years इज प्रोवाइडेड, और 20,000 रुपीज़ पर एकड़ फॉर इंडिविजुअल फार्मर इज प्रोवाइडेड। मैक्सिमम असिस्टेंस प्रोवाइड फॉर 1 हेक्टेयर लैंड। ये 50,000 में से 62% यानी कि 31,000 रुपीज़ आपको ऑर्गेनिक इनपुट में खर्चा करना है। ओके अब ये पीजीएस क्या है? पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट करता है थ्रू एनसीओएफ यानी कि नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि गाजियाबाद में है। लोगोस क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हम? पीजीएस इंडिया ग्रीन और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक। जब आप अंडर कन्वर्जन है, मतलब आपकी फील्ड अभी कन्वर्ट हो रही है इनटू ऑर्गेनिक, तो सर्टिफिकेशन मिलेगा इंडिया ग्रीन का। कन्वर्ट हो चुके हैं आप फाइनली ऑर्गेनिक बन गए हैं, तब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलेगा इंडिया ऑर्गेनिक का। फाइन, नहीं हुआ है तो अभी आप ग्रीन है, कन्वर्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं तो इंडिया ऑर्गेनिक बन जाएंगे आप इंडिया ग्रीन से। जैविक खेती पोर्टल है नॉलेज और मार्केटिंग सपोर्ट के लिए, ठीक है। उसी तरह से एक स्कीम लॉन्च किया गया 2020 में, जिसका नाम है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, जो कि एक सब स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना का। ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विद द सेम फंड शेयरिंग ऑफ 60-40। शुरू में इसको 8 स्टेट्स में ऑपरेशनलाइज करना था। मकसद केमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल ना करें। खर्चा 4,645 करोड़ रुपए फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। ये लॉन्च हुआ 2020 में, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली 2019-20 से 2024-25 तक ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, याद रखें। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस 12,200 रुपये का दिया जाएगा, ना कि 50,000 का, फॉर एवरी 3 years पर हेक्टेयर। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत 12,200 रुपये का असिस्टेंस दिया जाता है। इसी परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया, लैक प्रोग्राम, LAC, लार्ज एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है ये, LAC लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। तो बड़े बड़े एरिया को सर्टिफाई कर दिया जाएगा कि हाँ ये ऑर्गेनिक है या फिर ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि पीचेस ग्रीन मिलेगा या फिर पीचेस इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन मिलेगा। ये भी 2020-21 का ही है, लार्ज एरिया ऑर्गेनिक प्रोग्राम, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 2020-21 का। टू सर्टिफाई लार्ज ट्रेडिशनल डिफॉल्ट ऑर्गेनिक एरिया सच एज हिल्स, आइलैंड, ट्राइबल और डेजर्ट बेल्ट विथ नो हिस्ट्री, कभी भी वहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर केमिकल यूज़ नहीं हुआ है, उसको आप सर्टिफाई कर देंगे कि नेवर इन द हिस्ट्री बिफोर कभी यहाँ पे GMO यूज़ किया गया या फिर केमिकल प्रोडक्ट यूज़ किया गया, केमिकल इनपुट्स यूज़ किया गया, इसीलिए ये ट्रेडिशनली ही ऑर्गेनिक है। इसको आप LAC प्रोग्राम के अंतर्गत ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दे दें, ऐसा प्रोविज़न है। फाइन, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट बातें कवर हो गई हमारी। और लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कितना असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 50,000 रुपया परंपरागत कृषि विकास योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति में 12,200 रुपया। अब ये तीसरा है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, इसमें हर 3 साल हर हेक्टेयर पे 2,700 रुपये, ओनली 2,700 रुपीज़ बस, ठीक है, असिस्टेंस। अब जो स्कीम है हमारा ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। जितने भी अर्स्टवाइल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से उनको मर्ज कर दिया गया, एक्सेप्ट वन वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो चल रहा है अभी भी अलॉन्ग विद दिस स्कीम। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 का स्कीम है, 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था बाय सबस्यूमिंग नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फ्रॉम शेहोर मध्य प्रदेश, ये लॉन्च किया गया था। अभी सारे स्कीम्स को इसने रिप्लेस कर लिया है एक्सेप्ट द रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। सारे के सारे फार्मर्स इसमें एलिजिबल हैं, इवन दोज हु डू नॉट ओन लैंड। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपको याद है, ओनली दोज फार्मर्स हु आर लैंड होल्डर्स आर एलिजिबल। यहाँ पर ऑल दी, इवन द लैंडलेस फार्मर्स, इवन द टीनेंट्स,
who are working in somebody's field are also eligible under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Fund sharing is 50:50 or 90:10. Fine. Then from 2020 खरीफ ऑनवर्ड्स एनरोलमेंट इज़ 100% वॉलंटरी. पहले क्या होता था कि अगर आप लोन अवेल करने जाएंगे, एग्री लोन अवेल करने जाएंगे, तो आपको मैंडेटरली यहाँ पे एनरोल कराना पड़ेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में. अभी ये इसको हटा दिया गया है, पूरी तरह से वॉलंटरी है. आप चाहें तो एनरोल करें, नहीं चाहें तो नहीं करेंगे. इम्प्लीमेंटेशन एम्पैनल जनरल इंश्योरेंस कंपनीज करती है. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी कवर्ड होता है इस स्कीम के अंतर्गत. विद इन 14 डेज का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कवर होगा. लोकलाइज्ड कैलामिटी भी कवर किया जाता है, लेकिन सर्टेन एक्सक्लूजन्स हैं. अगर वॉर में लॉस होता है आपके क्रॉप का, वो इंश्योरेंस कवर में नहीं आएगा. न्यूक्लियर रिस्क से होता है, मैलेसियस डैमेज, आपने जानबूझ के आग लगा दी अपने फील्ड में, वो भी कवर नहीं होगा. या फिर दूसरे प्रिवेंटेबल रिस्क्स, तो ये सारे एक्सक्लूजन्स हैं. सो इट कवर्स एवरीथिंग नहीं. देयर आर सर्टेन एक्सक्लूजन्स जिसके आधार पर आपको डिनाई किया जा सकता है आपके क्लेम को. What is a major crop? A major crop is a crop which is grown in at least 25% of the gross cropped area in that region, and we provide insurance coverage under this scheme only to the major crops. Note this down. And what are major crops? Covering an area of at least 1/4 of the total gross cropped area of that area. Now the most important part, कुछ भी याद मत रखो, just remember this. खरीफ सीजन, रबी सीजन, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए कितना प्रीमियम पे किया जाता है, पे करना है आपको एक्चुअली. तो 2% प्रीमियम है खरीफ क्रॉप के लिए, 1.5% प्रीमियम है रबी क्रॉप के लिए और 5%. तो 2%, 1.5% and 5%. Aadhaar has been made mandatory to avail crop insurance from 2017. So अब PMFBY 2.0 पे आ जाते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0. ये 2020 में सेकेंड वर्जन आया. खरीफ सीजन के बाद 100% वॉलंटरी कर दिया गया. लॉस को आपको रिपीट करना विद इन 3 days, यानी कि 72 hours. क्लेम आपका मिलेगा अप टू 25% ऑफ सम इंश्योर्ड इन द केस ऑफ प्रिवेंटेड सोइंग. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया कि जो सेंट्रल सब्सिडी है प्रीमियम का, इरीगेटेड एरिया में 25% है मैक्सिमम, और अनइरीगेटेड एरिया में 30%. तो 25% और 30% सेंट्रल सब्सिडी ऑफ प्रीमियम का शेयर है इरीगेटेड एरिया, नॉन इरीगेटेड एरिया में. स्टेट्स गिवन फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एडिशनल रिस्क और कवर्स. इंश्योरेंस कंपनीज अब 0.5%, नॉट 1%, 0.5% खर्चा करेंगे अपने टोटल प्रीमियम का ऑन इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़. इरीगेटेड एरिया वो कहलाएगा जहाँ पर 50% से ज़्यादा एरिया इरीगेटेड है. इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट किया जाएगा एट अ टाइम 3 साल के लिए, कि 3 साल के लिए आप ही रहेंगे, 3 साल के बाद फिर कोई दूसरे को हम देख सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 3% का. और अभी न्यूज़ में क्या था, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इनिशिएटिव बजट 2022-23 में ड्रोन्स के यूज़ को अप्रूवल मिल गया PMFBY में. और अगर क्लेम का लेट सेटलमेंट होता है तो पेनाल्टी भी चार्ज किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनीज को एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक आई शुड रिवाइज इट वेरी क्विकली. जस्ट लिसन टू मी. ये स्कीम जो है 2016 में आया, 18 फरवरी को. नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को सबस्यूम करके, एक बस स्कीम को सबस्यूम नहीं किया गया, वो था वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. फंड शेयरिंग इसमें कितना है, 50:50. अभी सेकेंड PMFBY 2.0 में ये बदल के 25% और 30% हो गया इरीगेटेड और नॉन इरीगेटेड एरिया में. फाइन. पूरा 100% वॉलंटरी है. क्लेम आपको विद इन 72 आवर्स फाइल कर देना है, और आपको प्रिवेंटेड सोइंग के केस में 25% तक का ही क्लेम मिलेगा. आप पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अप टू 14 डेज कवर होगा इसमें. लोकलाइज्ड कैलामिटी भी कवर होगा. सर्टेन एक्सक्लूजन है जो हमने देखा. प्रीमियम रेट 2%, 1.5% and 5%. And I think we are done with this. Fine. Let's move to the next scheme. We have this scheme called Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Fine. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. This scheme comes under the Ministry of Finance, launched in the year 2014, 28th of August.
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विद द मोटो मेरा खाता भाग्य विधाता. All those Indian citizens above 10 years can open a bank account with zero balance. This was the highlight of this scheme. This was based on 6 pillars: universal access to banking services from every household to every unbanked adult. OD overdraft facility would be available to every household up to rupees 10,000 OD facility. Then there is a financial literacy program under the scheme. The creation of a credit guarantee fund. देन वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्सीडेंटल कवर है वो 2 लाख रुपए का मिलेगा. 30,000 रुपये का लाइफ कवर. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए पेंशन स्कीम भी है इसमें. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम एज द सेविंग स्कीम्स ओपन इन अदर कमर्शियल बैंक्स. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 तक का मिलेगा, लेकिन विदाउट कंडीशन 2,000 तक का ही मिलेगा. जो एलिजिबल एज लिमिट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए वो 18 से 65 साल का है. 18 to 65 ईयर्स. कोई भी मिनिमम बैलेंस आपको नहीं चाहिए. अभी न्यूज़ में क्यों था, वेरी इंपॉर्टेंट. कितने अकाउंट अभी तक खोले जा चुके हैं? 45 करोड़ से ज़्यादा. कितने परसेंट बेनिफिशरीज वुमेन बेनिफिशरीज हैं PMJDY की? 55%. 67% of the accounts have been opened in rural and semi-urban areas and 86% of the accounts opened so far are operative. Very good. और ये 45 करोड़ अकाउंट में 1.68 लाख करोड़ का डिपॉजिट हो चुका है. एवरेज डिपॉजिट पर अकाउंट 3,723 रुपये है. जन धन दर्शक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ताकि आइडेंटिफाई कर सके वैसे विलेजेस को, टू आइडेंटिफाई विलेजेस नॉट सर्व्ड बाय बैंकिंग टेक पॉइंट्स विद इन 5 किलोमीटर. ओके, तो PMJDY बहुत क्विकली कवर हो गया. हम मूव करते हैं अगले स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना was launched in the year 2015 by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for 5 years with a total outlay of 50,000 crore. This was a centrally sponsored scheme. This is a centrally sponsored scheme. 60-40 का शेयर होगा. जल संचय जल सिंचन इसका मोटो है. Supervised and monitored by inter-ministerial, very very important, national steering committee. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना is headed by a national steering committee which is headed by Prime Minister. Fine. It is headed by Prime Minister, National Steering Committee, and there is National Executive Committee, which is chaired by the Vice Chairman of Niti Aayog. Tagline is हर खेत को पानी. Tagline is हर खेत को पानी. Tagline is हर खेत को पानी. There are actually 4 components under this scheme. Number 1 is AIBP, Accelerated Irrigation Benefit Program. We have PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी component, and then third one is प्रधानमंत्री कौशल, क्या बोल रहे हो यार, PMKSY is what? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कंपोनेंट वाटर सेट. जैसे यहाँ पे PMKSY हर खेत को पानी कंपोनेंट था, वहीं पे PMKSY वाटर सेट कंपोनेंट है. फिर है PMKSY per drop more crop. So these are the 4 different components under PMKSY. Number 1 is AIBP, Accelerated Irrigation Benefit Program. This comes under the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development, Ganga Rejuvenation. This was launched way back in 1996. The second component, which comes again under the Ministry of Jal Shakti, the same department, is हर खेत को पानी. This is Jal Sanchay. Sub components under हर खेत को पानी is Command Area Development and water set management, surface minor irrigation, repair, renovation and restoration of water bodies, groundwater development. So these are the different subcomponents. I think this was the question asked this year in prelims. This is the component of प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी. कहीं मैंने ये क्वेश्चन देखा है. I don't exactly remember where I saw this, but there was some question regarding this कि what these all components are part of which component of PMKSY. This is हर खेत को पानी या फिर water shed या फिर per drop more crop या फिर AIBP. तो this is हर खेत को पानी. PMKSY हर खेत को पानी. Then the third one is PMKSY water shed. This comes under the Ministry of Rural Development, Department of Land Resources. Fine. Then we have PMKSY per drop more crop by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture. So दो पहला कंपोनेंट था वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, और आखिरी कंपोनेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, जिसमें 30% फंड वुमेन को जाना चाहिए. पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जल सिंचन की बात हो रही है, यानी कि
वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना थ्रू ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। बजट आउटले कितना रखा गया था? 50,000 करोड़ रुपए 5 साल के लिए, 15 में लॉन्च किया गया था, 15-16 से 19-20 तक के लिए। अभी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि दिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 2021-22 टिल 2025-26 with the overall outlay of very very important. एक्सटेंशन पीरियड इज़ इम्पॉर्टेंट, जितने भी स्कीम्स के एक्सटेंशन पीरियड हैं इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। 2021-22 से 25-26 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को, और इसमें खर्चा कितना आएगा? 93,000 करोड़, 93,068 करोड़ रुपीस टू कवर हाउ मच लाख हेक्टेयर ऑफ एरिया? 13.88 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर करना अंडर AIBP. So this is the most important takeaway from here, which was in news. It has been extended till 2026 from 2021-22 onwards with the total outlay of 93,000 crore. Area to be covered is almost 14 lakh hectare, 13.88 lakh hectare. Renukaji Dam project is in Himachal Pradesh and Lakhwar multi-purpose project is in Uttarakhand. Just remember these two projects because they were in news. So the motto of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana is Har Khet Ko Pani. Tagline is more crop per drop. Assistance under micro irrigation scheme will be 55% for small and marginal farmers and 45% for others. मैक्सिमम 5 हेक्टेयर तक के लैंड एरिया के लिए आप बेनिफिट उठा सकते हैं सब्सिडी का, उससे ज़्यादा नहीं. तमिलनाडु इज़ द स्टेट विथ which has launched a MIMIS website, that is micro irrigation management information system. Only 19% of total irrigated land in India is under micro irrigation. This data can be used while answering a question related to this topic. तो 19% ही ऐसा टोटल इरीगेटेड एरिया है भारत में जो माइक्रो इरीगेशन में, जो एक्चुअली स्प्रिंकलर और ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, वाटर यूज एफिशिएंसी को बूस्ट करता है. सो दिस इज़ PMKSY, launched in 2015 by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare as a centrally sponsored scheme with 4 components of AIBP and PMKSY हर खेत को पानी under Ministry of Jal Shakti, PMKSY water shed under Ministry of Rural Development, PMKSY per drop more crop under Ministry of Agriculture. अभी एक्सटेंड किया गया है 93,000 करोड़ के आउटले के साथ 21-22 से 25-26 तक 13.88 लाख हेक्टेयर को कवर करना एरिया. फाइन, हो गया. नेक्स्ट इज PM कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. तो इसमें बैकग्राउंड क्या है बेसिकली हम देख लेते हैं कि हमारा टारगेट 2030 तक के क्या है, 50% बाई 2070 50% हमें नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, आई एम सॉरी बाई 2070 हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना है. बाई 2030 हमें 50% सोर्स करने हैं आउट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से. ठीक है, तो 2070 तक नेट जीरो होगा. 2030 तक 50% नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे. 2022 तक का टारगेट है 175 गीगावाट का, जिसमें से 60 विंड से आना है, 100 सोलर से आना है, 60 विंड से आना है, 160 हो गया, 10 बायोमास से आना है और 5 स्मॉल हाइड्रो से आना है. तो 100 and 60 इज इम्पॉर्टेंट. फाइन. PM कुसुम क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. मंत्रालय इज इम्पॉर्टेंट. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रूरल, क्या बोल रहे यार, क्या होता है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ये लॉन्च हुआ है 2019 में. तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान 2019 का है, 2019 का स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा. कंपोनेंट्स इसमें 2 हैं, कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B. कंपोनेंट A में क्या है, एक्चुअली 3 है, कंपोनेंट C भी है. तो पहला कंपोनेंट में डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट बनाना है. डिसेंट्रलाइज मतलब ग्राउंड लेवल पे हर इंडिविजुअल फार्मर सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश करेगा, जिसका बेनिफिट उनको इस तरह से मिलेगा कि वो पावर सेल कर सकते हैं ग्रिड को, और ग्रिड उनको क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बदले पैसे प्रोवाइड करेगा. तो सोलर पावर प्लांट वो बना सकते हैं 500 किलोवाट से 2 मेगावाट की कैपेसिटी का. दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट बाय इंडिविजुअल फार्मर्स, कोऑपरेटिव्स, पंचायत या FPOs.
टारगेट इस कंपोनेंट में है 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स। दूसरा है कि हमें एग्रीकल्चरल पंप्स बनाने हैं सोलर पावर से जो चलता है। तीसरे में भी वही है, लेकिन जो कंपोनेंट बी है उसमें स्टैंड अलोन, और कंपोनेंट सी में ग्रिड कनेक्टेड होगा, ग्रिड कनेक्टेड। तो सोलर पावर से चलने वाला एग्रीकल्चरल पंप स्टैंड अलोन, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपका एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ होगा। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उससे, इसको आप ग्रिड को नहीं बेचेंगे। इसमें टारगेट है 20 लाख पंप्स का। फाइन। और जो तीसरा कंपोनेंट है वो ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स का है, जिसमें टारगेट है 15 लाख। तो कंपोनेंट ए इज़ अबाउट नॉट अबाउट component A is not about solar pump, it is about solar power plant. Fine. Grid connected solar power plant, decentralized grid connected solar power plant, target 10,000 megawatt. Component B and C is about solar pumps, but component B is about standalone solar pumps with a target of 20 lakh standalone solar pumps to be set up, while component C is about solar pumps which is grid connected with a target of 15 lakh grid connected agricultural solar pumps. Fine. तो वी आर डन विद दिस स्कीम। तीनों कंपोनेंट में क्या है ये पूछता है, हम अब देखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। एंड दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, और मेरा ये सही हो गया है। 1000 रुपीज़ इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, थैंक गॉड। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लॉन्च्ड इन द ईयर 2017। ये बेसिकली कंपनसेट करना है जो आपका वेज लॉस होता है ना, उसका पार्शियल वेज कंपनसेशन प्रोवाइड करना है व्हेन यू आर प्रेग्नेंट एंड व्हेन यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू योर चाइल्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन 2017 लॉन्च्ड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, विच वॉज अर्लियर नोन एज इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, विच वॉज लॉन्च्ड इन 2010. It is a centrally sponsored scheme with the fund sharing of 60-40 90-10. The wage compensation is provided through DBT mode. It is for those women who are 19 years and above. If someone gets pregnant at 18 or 18 and a half years and is going to give birth to a child, she is not eligible. So 19 years and above, 19 years and above. And in the case of first live birth only, providing partial wage compensation of rupees 5,000 to be provided in 3 installment of 1,000, 2,000 and 2,000. Early registration of pregnancy 1,000 rupees, 2,000 rupees after 6 months of pregnancy, and at least one antenatal checkup. And the final 2,000 rupees is after the child birth and the first cycle of vaccination to the child. Fine. Also, along with this rupees 5,000, 1,000 rupees is provided to every pregnant woman visiting a hospital for institutional delivery. This 1,000 rupees is part of Janani Suraksha Yojana of Ministry of Health and Family Welfare, not Ministry of Women and Child Development. So total amount provided along with these two schemes is rupees 6,000. So what this scheme of Ministry of Health and Family Welfare, that is Janani Suraksha Yojana, is to decrease the maternal infant mortality by promoting institutional delivery. This is again a centrally sponsored scheme for ensuring safe motherhood intervention under National Health Mission. Cash assistance is provided irrespective of, under Janani Suraksha Yojana, it is provided irrespective of the age of mother. मातृ वंदना योजना में 19 years and above होना चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पे irrespective of age of mother and irrespective of the number of children. मतलब आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करें, कोई भी बच्चा हो, आपका 20वां बच्चा ही क्यों ना। फिर आफ्टर द लॉन्च ऑफ मिशन, अब ये स्कीम हो गया हमारा। अब मिशन शक्ति हम कवर कर रहे हैं 2022 में। आपको याद होगा मिशन शक्ति है, मिशन वात्सल्य है, ये सब स्कीम जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के स्कीम विच इज़ रिलेटेड टू वुमेन, उसको मिशन शक्ति में डाल दिया गया, और जो बच्चों से जुड़ा हुआ है उसको मिशन वात्सल्य में डाला गया है। तो मिशन शक्ति के भी 2 कंपोनेंट हैं, संबल और सामर्थ्य। संबल और सामर्थ्य, फाइन। तो संबल के अंतर्गत 1 स्टॉप सेंटर है, महिला पुलिस वॉलंटियर है, वुमेंस, मतलब संबल है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, सामर्थ्य है आपके एम्पावरमेंट के लिए। और
रिवैम्प प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सेकेंड चाइल्ड को भी कवर किया गया, ओनली इफ द सेकेंड चाइल्ड इज़ अ गर्ल चाइल्ड। फाइन, तो ये स्कीम भी हमारा कवर हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। लेट्स मूव टू द लास्ट पेज ऑफ दिस नोट्स। यहाँ पे कितने स्कीम्स हैं? एक ही स्कीम है बेसिकली, मिशन पोषण, और ये 3 मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसको हमने कवर किया यहाँ पे। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान जो है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान, फुल फॉर्म क्या होता है? POSHAN का, प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। दिस इज नॉट न्यूट्रिशन, this is nourishment. So Prime Minister's overarching scheme for holistic nourishment. Tagline is Sahi Poshan, Desh Roshan. This is a centrally sponsored scheme, 60/40, Ministry of Women and Child Development, launched by Prime Minister on 8th of March 2018 from Jhunjhunu, Rajasthan. Children and pregnant women and lactating mother is covered under it. Children in the age group of 0 to 6 years. Then we have to make India malnutrition free by 2022. Target is to reduce the stunting, reduce undernutrition and reduce anemia, reduce low birth rate. आप देखेंगे स्टंटिंग हो, अंडर न्यूट्रिशन हो, अनेमिया हो, लो बर्थ वेट, सब का टारगेट है 2% पर एनम कम करना, एक्सेप्ट अनेमिया जिसका टारगेट है 3% पर एनम कम करना। स्टंटिंग बच्चों में कम करना है 0 to 6 ईयर्स में, फ्रॉम 38.4% टू 25%। 2022 तक लॉन्च हुआ है, 2018 में स्कीम। 2022 तक स्टंटिंग को 38% से 25% पर लेकर के आना है। एवरी ईयर 2% पर एनम हमको कम करना है। अंडर न्यूट्रिशन, अंडर वेट जो प्रेवलेंस है उसको कम करना है एवरी ईयर 2% पर एनम के हिसाब से। अनीमिया को एवरी ईयर 3% पर एनम के हिसाब से। लेकिन अनीमिया केस में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो कवरेज है महिलाओं का वो 15 to 49 ईयर्स है। बच्चों का कवरेज 0 to 6 ईयर्स है, महिलाओं का कवरेज है 15 to 49 ईयर्स। हर साल 3% कम करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। फिर है मिशन पोषण 2.0। ये 2021-22 पिछले बजट में लॉन्च किया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, 60/40/90/10। क्वालिटी और डिलीवरी ऑफ फूड को ऑप्टिमाइज़ करना है, इस स्कीम का टारगेट है। टोटल आउटले मिशन पोषण 2.0 में 1,81,703 crore, 1,81,000 crore rupees. There are 3 important programs which are covered under the mission Poshan. Number 1 is Anganwadi services, number 2 is scheme for adolescent girls, number 3 is Poshan Abhiyan. Now what is Poshan Vatika? This Poshan Vatika is for supplying nutrition through organically homegrown veggies and fruits so as to ensure soil health. And this plantation would be carried out by Anganwadi schools and Gram Panchayats. So Poshan Vatika under Mission Poshan 2.0 is basically about providing nutrition through organically grown vegetables and fruits. Fine. Then we have Poshan Tracker, which is a digital tool of National E-Governance Division launched by the Ministry of Women and Child Development last year in 2021. Poshan Tracker. We have National Council on Nutrition, NCN, which was set up under Poshan Abhiyan only. The head of this National Council on Nutrition is Niti Aayog's Vice Chairman. National level coordination and convergence body in nutrition is this one. The National Council on Nutrition is the national level coordination and convergence body in nutrition. World Bank has recently provided $200 million loan to set up this National Council on Nutrition. Again, why was it in news, Poshan scheme? Because it has been extended till very, very important. ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा, ये स्कीम का भी डेडलाइन आ जाएगा. सो पोषण स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2023. देयर आर 3 मिशंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. मिशन शक्ति, which is for safety and security, integrated care, safety, protection, rehabilitation, empowerment. मिशन शक्ति के अंतर्गत 2 सब स्कीम्स हैं. Number 1 is Sambal and number 2 is Samarthya. Sambal is for safety and security of women. Samarthya is for women empowerment. Under Sambal, what all schemes come? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
वन स्टॉप सेंटर, नारी अदालत, महिला पुलिस वॉलंटियर MPV, वुमेन्स हेल्पलाइन. Then under Samarthya we have Shakti Sadan, Swadhar, Ujjwala, Widows Home, Shakti Niwas, which is basically working women's hostel, Palna, which is National Crutch Scheme, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, National Hub for Women. These are under Samarthya, which is for women empowerment. This is one major scheme, Mission Shakti, under which there are two sub schemes. The other major scheme of Ministry of Women and Child Development, under which various schemes which were pertaining to child's development were subsumed. This is Mission Vatsalya. And then the last one is Mission Poshan, which is for both children as well as women, pertaining to nutrition enhancement, so including Poshan Abhiyan. So all these have this fund sharing in the ratio of 6:40. So I think we are done with all the schemes so far, the important ones. We have many more things to cover. We will be covering in the upcoming videos. Okay, thank you so much. Have a great day ahead. Bye bye.